और आज की सबसे बड़ी खबर के साथ ही रहते हैं। भारतीय वायुसेना ने पुलवामा हमले का बदला ले लिया है। सुबह 3:30 बजे भारतीय वायुसेना के 12 मिराज 2000 विमानों ने पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के बालाकोट में घुसकर जैश के ठिकानों को 21 मिनट में पूरी तरह से तबाह कर डाला। इस हमले में जैश के करीब 300 आतंकवादी मारे गए हैं। पुलवामा हमले के 2 हफ्ते के अंदर जांबाज सिपाहियों की शहादत का बदला ले लिया गया है। पुलवामा में जो आतंकी हमला हुआ था, उसके बाद प्रधानमंत्री ने हमले का फैसला किया था। हवाई हमले के बाद पीएम ने आज रक्षा मामलों पर एक अहम बैठक भी रखी, जिसमें रक्षा, विदेश और वित्त मंत्री शामिल थे। सेना की कार्रवाई की जानकारी पीएम मोदी ने राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों को दी है। और देखिए, बाजार इसी खबर को लेकर आज सुबह में सहमा हुआ था, लेकिन 11:30 बजे जो विदेश सचिव की बैठक हुई और उसमें उन्होंने ये साफ कहा कि इसे आपने एक प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक की तरह देखना है। उनके हाथ जानकारी थी, इंटेलिजेंस था भारत के हाथ की पाकिस्तान में मौजूद आतंकवादी कुछ और सुइसाइड अटैक्स प्लान कर रहे हैं। उसी को रोकने के लिए ये तैयारी की गई, ये कार्रवाई की गई। सुन लेते हैं उन्होंने क्या कहा। India has been repeatedly urging Pakistan to take action against the Jaish-e-Mohammed to prevent jihadis from being trained and armed inside Pakistan. Pakistan has taken no concrete action to dismantle the infrastructure of terrorism on its soil. In an intelligence-led operation in the early hours of today, India struck the biggest training camp of the Jaish-e-Mohammed in Balakot. In this operation, a very large number of Jaish-e-Mohammed terrorists, trainers, senior commanders, and groups of jihadis who were being trained for Fidaiin action were eliminated. तो आज की बड़ी कार्रवाई यही हुई है। भारतीय वायुसेना की ओर से पाकिस्तान में घुसकर जैश के कैंप पर जो एयर स्ट्राइक हुआ है, इसके बाद विदेश राज्य मंत्री वीके सिंह ने कहा कि वायुसेना ने पुलवामा हमले का बदला लिया है। कार्रवाई हुई है, इसका असर होना चाहिए जी। अब आगे देखते हैं क्या होगा और इस तरह के आतंकवाद की घटनाओं पर रोक लगे, वही भारत चाहता है। तो पुलवामा का बदला कुछ लोग कह रहे हैं, लेकिन जैसे फॉरेन सेक्रेटरी साहब ने कहा कि ये एक प्रीएम्प्टिव नॉन मिलिट्री स्ट्राइक थी। इसके बाद क्या होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्या पाकिस्तान कुछ एक्शन लेगा? क्या हमें तैनात रहना चाहिए? वैसे एक अलर्ट पर वायुसेना और स्थल सेना को डाल दिया गया है। हमारे साथ कपिल काक हैं, एयर वाइस मार्शल रह चुके हैं ये। काक साहब, स्वागत है आपका। इस डेवलपमेंट के बाद सभी सवाल जो हुआ अब तक हम समझ चुके हैं, लेकिन यहाँ से आगे क्या पाकिस्तान किसी तरह का स्ट्राइक या फिर कुछ और रिटेलिएशन प्लान कर सकता है? क्योंकि आज की जो कार्रवाई हुई है वो आतंकवादियों के खिलाफ हुई और जैश-ए-मोहम्मद के खिलाफ हुई है। नहीं, ये तो इसमें कोई शक नहीं था। पुलवामा अटैक के बाद जो प्रधानमंत्री और राष्ट्रीय नेतृत्व उन्होंने वादा किया था देशवासियों को कि पाकिस्तान के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जाएगी, और पाकिस्तान में उन्होंने कहा था कि टेररिस्ट है, इसमें कोई शक नहीं। मगर ये जो अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए हैं विदेश सचिव ने, नॉन मिलिट्री प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स अगेंस्ट टेररिस्ट, आपका विमान तो नॉन मिलिट्री विमान है, ये नॉन मिलिट्री कैसे हो सकता है? ये तो पहली बात है। दूसरी, जो हम कहते हैं कि ये हमला किया गया है, ये खास पाकिस्तान पे है, ये टेररिस्ट कैंप जो पीओके में है उन पे नहीं किया गया है। तो इसके लिए थोड़ी सी कठिनाई रहेगी कि सारे विश्व को ये कन्विंस करना कि ये टेररिस्ट पे ही है, क्योंकि टेररिस्ट पाकिस्तान के सॉइल पे थे। हाँ, हम कह सकते हैं ये वादे किए हैं 2002 से प्रेसिडेंट मुशर्रफ ने कि पाकिस्तान की जो टेरिटरी है, इससे कोई आतंकवादी यहाँ पे हम उनको रहने नहीं देंगे। और फिर भी हम देखते हैं 2002 से कितने हमले हुए हैं आतंकवादियों से पाकिस्तान की तरफ से।
तो ये तो पहला मुद्दा है। दूसरा है कि अब हमें देखना है कि पाकिस्तान की रिएक्शन क्या होगी। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है, थल सेना, वायुसेना, नौसेना, सारी सेनाएं तैनात हैं, जैसे पाकिस्तानियों की वायुसेना, नौसेना और थल सेना इतने दिनों से, पिछले 7 दिनों से तैनात थी, और फिर भी भारत के मिराज 2000 बालाकोट तक गए। तो मतलब इस हालत में सबसे बड़ी, जो आपने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया है, बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है, पाकिस्तान की रिएक्शन क्या होगी। अगर पाकिस्तान ये नहीं कह सकता कि हम टेरर कैंप पे हमला करेंगे, उन्होंने आज तक कभी नहीं कहा है कि भारत में टेरर कैंप मौजूद हैं, तो वो क्या करेंगे। साहब जी, ये भी हो सकता है कुछ नहीं करेंगे, मगर पाकिस्तान जी हाँ, नमस्कार, मैं शैल जोड़ रहा हूँ दिल्ली स्टूडियो से। जी हाँ, मेरे आपसे 2 प्रश्न हैं, मैं 2 एडजेक्टिव्स पढ़ता हूँ। उमर अब्दुल्ला साहब ने कहा है, इट इज़ अ टोटली न्यू बॉल गेम एंड इट्स एन एंटायरली न्यू पैराडाइम यूजिंग द इंडियन एयरफोर्स। इससे पहले इंडियन आर्मी ने एक सर्जिकल स्ट्राइक करी और इसको सर्जिकल स्ट्राइक 2 कहा जा रहा है। आपकी राय में क्या है कि इस वक्त एयरफोर्स को इस्तेमाल किया गया, क्या ये एक एस्केलेटरी मोड था? इसमें कोई शक नहीं है कि हमारी सरकार तो ये कहती नहीं है, मगर आप सैनिकी कार्रवाइयों से देखें, जिसे हम कॉन्फ्लिक्ट डायनामिक से कहते हैं, इसमें जरूर वायुसेना का इस वक्त इस तरीके से इस्तेमाल करना, वो भी पाकिस्तान की धरती पे, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में नहीं, इस पे एस्केलेटरी एलिमेंट है, इसमें कोई शक नहीं है। मगर भारत की सरकार को जवाबी कार्रवाई करने के लिए विकल्प थे क्या? अगर वो वही करते जो पिछली बार किए थे, जिसे गलती से सर्जिकल स्ट्राइक्स किया जाता है, वो कोई सर्जिकल स्ट्राइक्स नहीं था, वो क्रॉस एलओसी हमले थे, उसमें कोई सर्जिकल नहीं था। ये सर्जिकल है, क्योंकि इस पे आपने लेजर गाइडेड बॉम्ब्स का इस्तेमाल किया है, और वो भी सैटेलाइट इंटेलिजेंस या जो भी सोर्सेज से ली है। तो बालाकोट में एक ही हम टारगेट पे नहीं, लक्ष्य पे नहीं, वहाँ पे एक टारगेट कॉम्प्लेक्स है, जहाँ पे काफी तादाद में जैश मोहम्मद के आतंकवादी मौजूद थे। तो जरूर इस पर कोई शक नहीं है, इस पे एक एस्केलेटरी पोटेंशियल था। तो हमारे कहने से कि ये नॉन मिलिट्री है, प्रीएम्प्टिव है, जो तो हमें इसके लिए हमें कूटनीति का काफी इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि कन्विंस करना पड़ेगा। मेरा आपसे एक और प्रश्न है जी, कि 12 मिराज 2000 विमान चुपचाप पाकिस्तानी सीमा के अंदर घुसे और बिल्कुल सेफ वापस आ गए। आप क्या हिंदुस्तानी एयरफोर्स की कैपेबिलिटीज पर ये कैसे पॉसिबल हुआ? यही तो कहते हैं ना, जैसे कि द प्रूफ ऑफ द पुडिंग इज इन द ईटिंग। जब आपने पुडिंग खाई तो फिर आपको पता लगेगा ये पुडिंग कितनी अच्छी थी। तो आपके प्रश्न में ही आपका जवाब है कि अगर वो भारत की बेस जहाँ से भी इन्होंने कहने में आया है, अम्बाला से वो टेक ऑफ करे, आप अम्बाला से बालाकोट तक गए, आपको किसी ने डिटेक्ट नहीं किया, आपको कोई इंटरसेप्ट नहीं हुआ, किसी विमान को मार गिराया नहीं है, तो ये एसिमेट्री जो पारंपरिक सैनिक की एसिमेट्री है, वो उसमें भारत बहुत आगे है पाकिस्तान से। तो इसमें कोई शक नहीं है। इसीलिए लोग कहते हैं कि अगर पूरी तरह से पारंपरिक युद्ध होगी, कारगिल की तरह नहीं, 71 की युद्ध में, फिर हम शायद पाकिस्तान एक परमाणु शस्त्र इस्तेमाल करेगा। पर इस पे देखना है कि वो थ्रेशोल्ड की जगह पे नहीं गए हैं। हमने बड़ी सीमित कार्रवाई की है, हाँ अंदर गए हैं, मगर टेररिस्ट कैंप्स पे ही हमला हुआ है, कोलैटरल डैमेज नहीं की, कोई सिविलियन मारा नहीं गया, किसी पाकिस्तान के किसी बुनियादी स्ट्रक्चर पर, जिसे इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं, ढांचा, उस पर कोई किसी तरह की डैमेज नहीं हुई है। इसी पॉइंट पर काक साहब मेरा एक और छोटा सा सवाल है कि क्या इस वक्त मैं इंटरव्यू में दूसरे में हूँ, इस वक्त नहीं। काक साहब मैं आपसे ओके, बहुत बहुत शुक्रिया काक साहब हमारे लिए समय निकालने के लिए। तो
चीफ यहाँ पर वाइस एयर मार्शल कपिल का कहते हुए कि एक सोची समझी स्ट्रैटेजी थी। ऑफ कोर्स अब सरकार आकर ये कह रही है कि एक प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक था, लेकिन क्योंकि वायुसेना का इस्तेमाल किया गया, एक तगड़ा जवाब, एक कड़ा जवाब पाकिस्तान को दिया गया है पुलवामा हमलों के बाद। मार्केट पर लौटते हैं और मार्केट भी देखिए यही तस्वीर दिखा रहा है कि हम जो सुबह में घबराए हुए थे, निचले लेवल से धीरे धीरे करके रिकवरी आई है और 10,850 के आसपास ही इस समय निफ्टी मंडरा रहा है। सेंसेक्स में भी अब सिर्फ 150 अंकों की ही गिरावट रह गई, यानी कि निचले लेवल से एक बहुत शानदार लगभग अच्छी 300 पॉइंट की रिकवरी देखी गई है और निफ्टी बैंक भी वही तस्वीर आपको दर्शा रहा है। इस समय अगर आपने देखना है वो स्टॉक्स देखिए जो बाजार को इस समय सपोर्ट कर रहे हैं। टाटा मोटर्स, टीसीएस जैसे काउंटर्स, अल्ट्राटेक जैसे काउंटर्स, बजाज फिनसर्व जैसे काउंटर्स, तेजी वाले स्टॉक स्क्रीन पर रखिएगा क्योंकि ये बाजार को इस समय सहारा दे रहे हैं। तो इस समय निफ्टी में क्या ट्रेड बनता है उस पर बात करते हैं, दोपहर का कारोबार कैसा रहेगा उस पर बात करते हैं। हमारे साथ प्रकाश काबा है, एक मिड कैप में चेक भी लेंगे वरुण के साथ। लेकिन प्रकाश, इस समय 10,850 ठीक उस लेवल पर निफ्टी आ खड़ा है, निचले लेवल से बहुत बढ़िया शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली है। क्या आप इस समय नया तेजी का ट्रेड लेने के पक्ष में हैं? जी हाँ, क्योंकि जो आज हम देखें तो कल के हिसाब से हम नेगेटिव टेरिटरी में, लेकिन आज का जो हाई हम हाई पर ट्रेड कर रहे हैं, तो मुझे लगता है स्ट्रेंथ अब भी है यहाँ पर। और नीचे जो बाउंस मिला है बहुत बढ़िया बाउंस है। एक दो स्टॉक्स और भी अच्छे सर्टली लगते हैं, आप कहें तो बता दूं मैं। मुझे लगता है कोल इंडिया एक काफ़ी हद तक अच्छा लगता है, अच्छा बेस बना हुआ है। इसका टेक्निकल टारगेट कुछ 220 के करीब हो सकता है, स्टॉप होगा 215 का। दूसरा स्टॉक जो अच्छा लगता है वो है NIT टेक, यहाँ पर भी एक तेज़ी नज़र आती है, अप मूव ऑन है। इसका टेक्निकल टारगेट को 1340 का होगा, स्टॉप होगा 1300 रुपये का। तो यस, तेज़ी बनती है, लेना चाहिए। तो दो ट्रेड्स हम आपको दे रहे हैं इस समय। देखिए जो कुछ हुआ है इस सर्जिकल स्ट्राइक के बाद, एक चीज आपने ध्यान रखनी है कि बाजार निचले लेवल से रिकवर कर रहा है और तेजी की पोजीशन में आई है। कोल इंडिया 220 के टारगेट के लिए खरीदारी का ट्रेड है। NIT टेक्नोलॉजीज में भी तेजी का ट्रेड ही लेकर चले। अच्छा, निफ्टी बैंक में जो बढ़िया रिकवरी देखने को मिली है उस पर एक बार नजर डालिएगा। 27,000 पर टिका हुआ है, होल्ड कर रहा है। निफ्टी बैंक के कंट्रीब्यूटर्स डायरेक्टर साहब अगर वो स्क्रीन पर लेकर आए तो समझ में आएगा कि किन स्टॉक्स की वजह से हम 27,000 पर टिकते दिखाई दिए हैं। और इसमें एक स्टॉक है जो इस समय चल रहा है, मिड कैप कंपनी है फेडरल बैंक। प्रकाश, इस पर नजर डालिएगा। देखिए कंट्रीब्यूशन में सबसे आगे है, 1% ऊपर और पिछले 10-15 मिनटों में यहाँ पर नई तेजी आ रही है। खरीदें? बिल्कुल, फेडरल बैंक लेना चाहिए। मुझे इसका टेक्निकल टारगेट 84-85 का नजर आता है, स्टॉप होगा 80। आपने बैंकिंग क्षेत्र की बात करें तो एक येस बैंक भी ऐड कर देते हैं, बहुत ही बढ़िया यहाँ पर बाइंग शुरू हुई है। यहाँ पर स्टॉप होगा 225 का, ऑन द अपसाइड टारगेट करीब 240 की तरफ जा सकता है। यस, अप मूव ऑन है। तो येस बैंक आप कह रहे हैं 240 और फेडरल का टारगेट? फेडरल का टारगेट मुझे लगता है कि शायद यस करीब 84-85 जोन्स। कल तक तो शायद 86 भी देखने को मिल सकता है, स्टॉप होना चाहिए 80 का। ठीक है, तो कल तक की बात 86 की रहेगी, लेकिन आज 84-85 की तैयारी। देखिए इस समय इन्हीं स्टॉक्स में मूव आ रहा है और इसी पर आपने ध्यान देना है। चलिए लेंगे एक ब्रेक, लेकिन ब्रेक में जाते वरुण तैयार हैं। सॉरी, वरुण बताएंगे कि मिड कैप में हो क्या रहा है। देखिए वरुण, निचले लेवल से बाजार में ओवरऑल रिकवरी आई है, क्या वो मिड कैप्स में भी नजर आया है? डेफिनेटली हर्षदा, निचले स्तर से काफ़ी बेहतरीन रिकवरी है। इनफैक्ट 300 पॉइंट से ज़्यादा की रिकवरी आपको मिड कैप इंडेक्स में देखने मिलेगी और काफ़ी सारे मिड कैप स्टॉक्स ऐसे, खासकर बैंकिंग स्टॉक्स, जहां निचले स्तर से रिकवरी हुई है। लेकिन शुरुआत करते हैं उन स्टॉक से जिनमें सुबह से ही प्रेशर देखने मिल रहा है। उनमें देखिए CG पावर जैसे काउंटर है जिनमें अच्छा खासा प्रेशर है। इसके अलावा दिलीप बिल्डकॉन, गुजरात गैस जैसे काउंटर है जहां अच्छा खासा प्रेशर देखने मिल रहा है। वहीं HEG में भी अच्छा खासा प्रेशर और गुजरात गैस और HEG अपने ऑलमोस्ट 52 वीक लो के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। और दिलीप बिल्डकॉन में लगातार चौथा या पांचवा दिन है जहां आपको गिरावट देखने मिल रही है। बैंक्स और NBFC काउंटर्स, यहाँ रिकवरी जरूर आई है, लेकिन अभी भी देखिए प्रेशर में काफ़ी सारे बैंक्स काम कर रहे हैं। इलाहाबाद बैंक, OBC जैसे में 2.5 से 3.5% के आसपास की गिरावट है। मैक्स फाइनेंशियल 4.25% के आसपास की गिरावट और DHFL इकरा ने डाउनग्रेड किया है, उसका इम्पैक्ट 3.5% के आसपास की गिरावट यहाँ है। और भी काफ़ी सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जिनमें खबरों के चलते एक्शन है। भारत फोर्ज, इन्होंने क्लैरिफाई किया है कि BEL के साथ इन्होंने 21 फरवरी को MOU साइन किया है एरो इंडिया समिट में, उसका फायदा मिलता है 3.25% के आसपास की तेजी। अदानी पावर, इनका एक टैरिफ पेमेंट का ऑर्डर था, सुप्रीम कोर्ट ने उसको अप्रूव किया है, उसका फायदा मिलता है 5.5% के आसपास की तेजी। थर्मैक्स, इन्होंने अपनी एक सब्सिडरी में हिस्सा बढ़ाया है, उसका फायदा मिलता हुआ। इसके अलावा ब्रिटानिया, अब ये निफ्टी 50 का हिस्सा होगा। स्टॉक में देखिए अच्छा खासी तेजी है, लेकिन IIFL होल्डिंग,
इसमें आज भी प्रेशर देखने मिल रहा है। वैसे भी क्रेडिट स्विस ने इसका जो प्राइस टारगेट है उसे घटा दिया है, तो कुछ इम्पैक्ट इसका वहाँ भी देखने मिल रहा है। इसके अलावा जिन स्टॉक्स में तेज़ी है उनकी बात करें तो KRBL आज इस काउंटर में जम के खरीदारी है, 8% के आसपास की तेज़ी है। कावेरी सीड 600 के लेवल से 400 के लेवल तक गिरा, अब वहां से बाउंस बैक देखने मिल रहा है। आज करीब 4% के आसपास के गेंस इसमें है। लगातार आपको याद होगा इस काउंटर में गिरावट थी। इसके अलावा कुछ हद तक IT स्टॉक्स बस कर रहे हैं। पर्सिस्टेंट सिस्टम में 4% की तेजी है और सुंदरम क्लेटन में करीब 1.5 से 2% के आसपास के गेंस है। तो दोनों तरफ का मूड है, खरीदारी और बिकवाली दोनों। लेकिन याद रखें कि निचले स्टॉक से अच्छी रिकवरी देखने मिल रही है मिड कैप स्टॉक्स में। वरुण जी, बड़ा ज़बरदस्त आपने मिड कैप राउंड अप किया। मैं गाबा साहब के पास वापस जाना चाहूँगा। गाबा साहब, एक सबसे पहले आपकी तारीफ, जिस तरीके से आपने जी हाँ कहा ट्रेड लेने के लिए, वो काफ़ी दिल को सुकून पहुँचाया। चलिए अब बात करते हैं एक और शेयर की, ब्रिटानिया। इस वक्त इसका ओपन इंटरेस्ट जो है वो 1 साल के बिल्कुल हाई लेवल पे है और स्टॉक में भी थोड़ी तेज़ी देखी जा रही है। आपके चार्ट्स क्या दर्शाते हैं? यस, मुझे ध्यान है आपने सुबह ब्रिटानिया की बात की थी। यस, अप मूव ऑन है, लेकिन मैं कहूँगा लोअर लेवल्स में सपोर्ट है। अगर लोअर लेवल से मौका मिलता है खरीदने का तो लेना चाहिए। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन्स करीब आज कह सकते हैं करीब 3000 के आसपास हैं। अगर वहाँ मौका मिलता है तो ज़रूर लेना चाहिए, क्योंकि इसका जो ट्रेंड है स्टिल इंटैक्ट है, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हुआ। तो शायद प्रकाश इसमें और मजबूती का बनेगा, क्योंकि ब्रिटानिया जल्द ही निफ्टी का हिस्सा भी बनने वाला है, तो उसका भी जोश इस स्टॉक में अब बाजार फैक्टर इन करने लगा है। चलिए वक्त हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का। ऐसे कुछ और स्टॉक्स पर बातचीत करेंगे जरूर, आपको बताएंगे कि दोपहर में आपने क्या ट्रेड लेना है, कहां पर पैसा बनेगा। बने रहिए CNBC आवाज के साथ।